जब मुझे होश आया, मैंने खुद को एक अस्पताल के बिस्तर पर पाया। चारों ओर नजर दौड़ाई तो धीरे धीरे कुछ धुंधली यादें लौटने लगीं। कुछ भयानक हुआ था, लेकिन क्या, यह साफ नहीं था। पर्दे के पीछे एक डॉक्टर नर्स से बात कर रहा था। वह कह रहा था, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इस मरीज का इलाज अकेले कर लूंगा। नर्स ने जवाब दिया, साहब, ये एक जवान लड़की है, आप अकेले कैसे इलाज करेंगे? मैं मदद करती हूँ। डॉक्टर ने गुस्से में कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं पूरी तरह होश में थी और ये बातें सुनकर सन्न रह गई। जिस मर्द को औरत अपना रक्षक समझती है, अगर वही भरोसे के लायक न हो तो क्या बचेगा? नर्स ने फिर कहा, इसके रिश्तेदारों का अभी तक पता नहीं चला, अगर कोई आ जाए तो बेहतर होगा। वह नर्स उम्र में बड़ी लग रही थी, शायद इसीलिए डॉक्टर को समझाने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर ने झुंझलाकर कहा, मैं तुम्हारी बात मानूं या तुम मेरी? नर्स चली गई और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं घबराई हुई थी। मेरे पैरों में चोट थी क्योंकि मैं हिल नहीं पा रही थी, वरना मैं वहां से भाग जाती। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वह शख्स अंदर आया। मैंने आंखें खोलकर देखा और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं जोर से चीख पड़ी। उसने कहा, चिल्लाओ मत, पहले मेरी बात सुनो। फिर उसने ऐसी बात बताई कि मैं स्तब्ध रह गई। मेरा नाम सायरा है और शायद मैं इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत लड़की हूं। कम उम्र में मेरे माता पिता मुझे छोड़कर चले गए। उनकी यादें धुंधली हैं। उनकी गोद, उनका स्पर्श, सब कुछ भूल चुका है। लोग कहते थे कि वे बहुत अच्छे थे, एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे और अपनी इकलौती बेटी पर जान छिड़कते थे। लेकिन मेरी किस्मत में यह मोहब्बत ज्यादा दिन नहीं लिखी थी। एक हादसे ने उन्हें मुझसे छीन लिया और मैं यतीम हो गई। बेसहारा होने के बाद मेरे मामा नासिर ने मुझे सहारा दिया। बोले, तू मेरी अपनी बेटी जैसी है। उनकी बातों ने मेरे दिल में उम्मीद जगाई कि शायद मुझे एक परिवार, एक घर मिलेगा। नासिर की कोई संतान नहीं थी, तो मुझे लगा कि उनका घर मेरे लिए सुरक्षित होगा। शुरू में सब ठीक था। नासिर प्यार से पेश आते, मेरी देखभाल करते, कहते, तू मेरी बेटी है। लेकिन जल्द ही मैंने समझ लिया कि यह सिर्फ दिखावा था। मामी, जैनब का व्यवहार बता देता था कि मैं उनके लिए बोझ थी। नासिर एक व्यापारी थे, अक्सर कराची से बाहर रहते। जब वे घर पर नहीं होते, जैनब का असली चेहरा सामने आता। वे मुझे नौकरानी की तरह काम करवातीं, बर्तन धोना, सफाई करना, खाना पकाना, कपड़े धोना। उनके व्यवहार में ममता नाम की कोई चीज नहीं थी। नासिर के सामने वे थोड़ा नरम रहतीं, लेकिन उनके जाते ही ताने शुरू हो जाते। तेरे माता पिता ने तुझे छोड़ दिया तो हम क्यों रखें? हर चीज पर उनका सख्त नियंत्रण था। खाना, सोना, सब कुछ वे तय करतीं। अगर जरा सी चूक हो जाती तो ताने सुनातीं कि मेरा दिल छलनी हो जाता। एक बार मैंने गलती से पानी का गिलास गिरा दिया। नासिर होते तो शायद हंसकर टाल देते, लेकिन जैनब ने ऐसा बवाल मचाया जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया। मैं डर के मारे कोने में दुबक जाती। उनके हर शब्द तीर जैसे चुभते। कई बार लगता मैं कोई गुलाम हूं, एक ऐसी यतीम जिसे दुनिया में कोई जगह नहीं। मैं सोचती, अगर मेरे माता पिता होते तो शायद मेरी जिंदगी भी आम बच्चों जैसी होती, हंसी, खेल और सुकून से भरी। लेकिन मेरी दुनिया अब जैनब के तानों और कामों में सिमट गई थी। रातें सबसे मुश्किल होती। मैं चुपके से रोती, कोई गले लगाने वाला नहीं था। नासिर जब पूछते, कैसी हो बेटी, तो मैं बस सिर हिला देती, क्योंकि सच बोलने का मतलब था और जुल्म। धीरे धीरे मैंने सवाल करना, सपने देखना और उम्मीदें पालना छोड़ दिया। लेकिन जवानी के साथ मेरे अंदर हिम्मत भी जागी। मैंने फैसला किया कि इस कैद से निकलूंगी। मैंने सोचा, अपने चाचा के घर चली जाऊं, जो कराची में कुछ गलियों की दूरी पर रहते थे। वे मेरे पिता के सगे भाई थे, शायद मुझे अपनाएंगे। मैंने बहाना बनाया कि बाजार जा रही हूं और चाचा के घर पहुंच गई। दरवाजा मेरे चचेरे भाई आदिल ने खोला, जो मुझसे कुछ साल बड़ा था। चाचा चाची घर पर नहीं थे। मैंने कहा कि मैं यहाँ रहने आई हूँ। उम्मीद थी कि मुझे इज्जत और सुकून मिलेगा, लेकिन उसकी बातों और अजीब मुस्कान ने मेरे दिल में बेचैनी पैदा कर दी। उसने कहा, अगर तू यहाँ रहेगी तो बहुत मजा आएगा। फिर उसने ऐसी बात कही कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रात को डर लगे तो मेरे कमरे में आ जाना,
मैं समझ गई कि उसकी नीयत ठीक नहीं थी। मैंने बहाना बनाकर कहा, मैं सामान ले आती हूं, और वहां से भाग निकली। रास्ते में मेरे कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू थे। क्या मेरा कोई नहीं है? क्या मैं सारी जिंदगी दूसरों की रहम पर जीने को पैदा हुई हूं? मैं वापस ज़ैनब के घर लौट आई, लेकिन मेरा दिल पहले से भी भारी था। तभी खबर आई कि नासिर एक हादसे में चल बसे। मेरी आखिरी उम्मीद टूट गई। नासिर के जाने के बाद ज़ैनब का सुलूक और बुरा हो गया। वे मुझे मनहूस कहतीं, तेरे आने से मेरी जिंदगी में मुसीबतें शुरू हुईं। सारा काम मुझ पर डाल दिया गया। मैं सुबह से रात तक काम करती और जरा सी गलती पर ताने या मार पड़ती। फिर मैंने देखा कि ज़ैनब की जिंदगी में एक नया मर्द आ गया। वे फोन पर हंसतीं, फुसफुसातीं। धीरे धीरे वह आदमी घर आने लगा। ज़ैनब सजने संवरने लगीं, उनके अंदाज में चंचलता आ गई। मुझे अंदाजा हुआ कि वे उससे शादी करना चाहती थीं और मैं उनके लिए रुकावट थी। शायद उन्हें डर था कि उनकी खूबसूरती मेरे सामने फीकी पड़ जाएगी। ज़ैनब ने जल्दबाजी में मेरा रिश्ता तय कर दिया। हैरानी की बात थी कि उन्होंने एक अमीर और इज्जतदार खानदान चुना। जब मुझे लड़के जैद मलिक की तस्वीर दिखाई तो मैं दंग रह गई। वह बहुत खूबसूरत था। क्या मेरी किस्मत बदलने वाली थी? शादी की तैयारियां जल्दी जल्दी हुईं और मैं नए घर पहुंच गई। वह घर बहुत बड़ा था, अमीरी झलक रही थी। शादी के बाद मुझे मेरे कमरे में ले जाया गया। मैं अपने दूल्हे को गौर से नहीं देख पाई थी, लेकिन जानती थी कि वह आकर्षक था। दरवाजे पर आहट हुई और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मेरी सास, 2 नंदें, एक भाभी, 2 देवर और ससुर थे। सबने मुझे बहुत प्यार दिया, लेकिन जब जैद कमरे में आया, मेरे सपने चूर चूर हो गए। वह सामान्य नहीं था। वह बच्चों जैसी हरकतें करने लगा, अम्मी अम्मी कहकर रोने लगा। मैं सन्न रह गई। फिर घर वालों ने बताया कि जैद की तबीयत ठीक नहीं रहती। मुझे एहसास हुआ कि ज़ैनब ने मुझे बर्बाद करने के लिए यह रिश्ता किया था। मैं एक ऐसी शादी में फंस गई थी जहां प्यार की कोई उम्मीद नहीं थी। जैद की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसे गुस्से के दौरे पड़ते, वह चीजें तोड़ देता। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी। ज़ैनब ने मुझसे नाता तोड़ लिया था, लेकिन घर वाले मेरे साथ अच्छे थे। मेरी सास, नंदें और भाभी मेरा ख्याल रखतीं। एक दिन मैं बीमार पड़ी तो उन्होंने रात भर मेरी देखभाल की। मैंने जैद के साथ जिंदगी को स्वीकार करने की कोशिश शुरू की। एक दिन जैद से मेरा सामना हुआ। वह चुपचाप कुछ घूर रहा था। मैंने पूछा, क्या चाहिए? उसने मासूमियत से कहा, मुझे खिलौने चाहिए। मैं हैरान थी, लेकिन मना करने का जोखिम नहीं लेना चाहती थी। मैंने कहा, ठीक है, ले आती हूं। उसने मुझे पैसे दिए। बाजार जाते वक्त एक तेज गाड़ी मेरे पास से गुजरी और फिर सब धुंधला हो गया। जब होश आया, मैं अस्पताल में थी। मुझे कुछ याद नहीं था। तभी मैंने डॉक्टर और नर्स की बात सुनी। मैं डर गई। जब दरवाजा खुला तो मैंने देखा, वह जैद था। मैं हैरान थी। उसने कहा, बेहोश मत होना सायरा, मैं तेरा शौहर हूं। उसने बताया कि वह MBBS डॉक्टर है। उसने मुझे खिलौने लेने भेजा था, लेकिन एक्सीडेंट हो गया। वह अस्पताल में था और मेरी देखभाल कर रहा था। मैं सन्न रह गई। जैद, जिसे मैंने अब तक एक बच्चे जैसी दिमागी हालत वाला इंसान समझा था, एक MBBS डॉक्टर था। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या यह सब सच था या कोई और साजिश थी? जैद ने मेरे सामने बैठकर गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक थकान थी, लेकिन साथ ही एक दृढ़ता भी, जैसे वह मुझे सच बताने के लिए तैयार हो। सायरा, उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि तूने बहुत कुछ झेला है, लेकिन अब मैं तुझे सब कुछ साफ साफ बताने जा रहा हूं। मेरे वालिद हाजी इकबाल मलिक कराची के पुराने किलों और जमीनों के कारोबार में नहीं, बल्कि एक प्राचीन खजाने के पीछे थे। ये खजाना सदियों पुराना है, सिंध के राजवंशों के जमाने का, जिसमें नायाब रत्न, सोने की कलाकृतियां और कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो इतिहास की कई सच्चाइयों को उजागर कर सकते हैं। मैंने उसकी बातें ध्यान से सुनी, लेकिन मेरा दिमाग अभी भी भरोसा और शक के बीच झूल रहा था। खजाना? मैंने हैरानी से पूछा। और मैं इसमें कहां से आ गई? मैं तो बस एक यतीम लड़की हूं, जिसे तुम्हारे खानदान ने अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया। जैद ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में पछतावा था। सायरा, शुरुआत में तू मेरे वालिद की योजना का हिस्सा थी।
उन्हें एक ऐसी लड़की चाहिए थी जिसका कोई परिवार न हो, कोई सवाल न उठाए। लेकिन मैंने तुझे देखा, तेरी मासूमियत, तेरा दर्द, और मैंने फैसला किया कि मैं तुझे इस जाल से निकालूंगा। मैं एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं एक गुप्त मिशन पर भी काम कर रहा हूँ। मेरे वालिद का कारोबार गैर कानूनी था और मैं इसे उजागर करना चाहता था। गुप्त मिशन? मैंने भौहें चढ़ाकर पूछा। तो वो बच्चे जैसी हरकतें, अम्मी अम्मी चिल्लाना, ये सब ढोंग था? हाँ, उसने स्वीकार किया। ये सब इसलिए था ताकि मेरे वालिद और उनके लोग मुझे शक की नजर से न देखें। मैं उनके करीब रहकर उनके कारोबार के राज जानना चाहता था। लेकिन तुझे इस सब में फंसाना मेरी मर्जी नहीं थी। मैं चुप थी। मेरे मन में गुस्सा, दुख और एक अजीब सा भरोसा उमड़ रहा था। और वो साया? मैंने पूछा। वो काले लिबास वाला शख्स जो मुझे अस्पताल में और उस गांव में दिखा, वो कौन था? जैद का चेहरा गंभीर हो गया। वो मेरे वालिद के दुश्मनों में से एक था। उनका एक गिरोह है जो इस खजाने को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उन्हें लगता है कि तू कुछ जानती है क्योंकि तू मेरे वालिद की बहू है। लेकिन सायरा, तू कुछ नहीं जानती, और यही बात तुझे और भी खतरे में डाल रही है। मैंने गहरी सांस ली। मेरी जिंदगी एक ऐसी भूल भुलैया बन चुकी थी जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा था। तो अब क्या जैद? मैंने बेबसी से पूछा। मैं कहाँ जाऊं? क्या ये लोग मुझे हर जगह ढूंढ लेंगे? मैं तुझे महफूज रखूंगा, उसने दृढ़ता से कहा। लेकिन इसके लिए हमें एक और जगह जाना होगा। राशिद ने एक नई जगह का इंतजाम किया है, कराची से दूर, एक छोटे से कस्बे में, जहां कोई हमें नहीं ढूंढ पाएगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकती थी? उसने मेरी जान बचाई थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी शक का एक कोना था। ठीक है, मैंने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन जैद, अगर तू मुझे धोखा दे रहा है तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। उसने सिर हिलाया। मैं तुझे वादा करता हूं सायरा, मैं तुझे कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। उस रात हम फिर से राशिद की गाड़ी में सवार हुए। राशिद गाड़ी चला रहा था और जैद मेरे पास बैठा था। कराची की रोशनियां धीरे धीरे पीछे छूट रही थीं और मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। क्या मैं सही कर रही थी? क्या जैद सच बोल रहा था, या ये एक और जाल था? और वो खजाना जिसके बारे में उसने बताया, वो आखिर था क्या? हमारी गाड़ी एक सुनसान सड़क पर चल रही थी जब अचानक पीछे से एक तेज रोशनी दिखाई दी। एक दूसरी गाड़ी हमारा पीछा कर रही थी। जैद ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा सख्त हो गया। राशिद, गाड़ी तेज करो, उसने कहा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही लोग हैं ना? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जैद ने मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में डर और दृढ़ता का मिश्रण था। सायरा, जो भी हो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। राशिद ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और हम एक कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गए। धूल उड़ रही थी और गाड़ी हर झटके के साथ हिल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो गाड़ी अब भी हमारे पीछे थी। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी हमारी गाड़ी के शीशों पर चमक रही थी। जैद, ये लोग कौन हैं? और वो खजाना आखिर है क्या? मैंने घबराते हुए पूछा। अब वक्त नहीं है सायरा, उसने कहा, अपनी नजर सड़क पर टिकाए हुए। लेकिन मैं वादा करता हूं, अगर हम यहां से बच निकले तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। तभी राशिद ने तेजी से ब्रेक लगाया। सामने एक पुराना जर्जर पुल था जो एक गहरी खाई के ऊपर से गुजरता था। ये सुरक्षित नहीं लगता, राशिद ने हिचकिचाते हुए कहा। कोई और रास्ता नहीं है, जैद ने सख्ती से कहा। जाओ राशिद, हमें दूसरी तरफ पहुंचना होगा। राशिद ने गहरी सांस ली और गाड़ी को पुल पर चढ़ा दिया। लकड़ी का पुराना पुल चरमराने लगा, जैसे अब टूट जाएगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरे दिमाग में मेरी जिंदगी की सारी बातें घूमने लगीं। मेरे माता पिता की धुंधली यादें, जैनब के ताने, आदिल की गलत नीयत, और अब ये रहस्यमयी खजाना जो मेरी जान का दुश्मन बना हुआ था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने आंखें खोलीं और देखा कि पीछे वाली गाड़ी ने हमारी गाड़ी को टक्कर मार दी थी। हमारी गाड़ी डगमगा गई और राशिद ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। जैद, ये लोग रुकने वाले नहीं हैं, राशिद चिल्लाया। जैद ने अपनी जेब से एक छोटा सा रिवॉल्वर निकाला। मैं हैरान रह गई। तुम्हारे पास हथियार है? मैंने कांपती आवाज में पूछा।
सायरा, मैंने कहा था ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, उसने कहा और खिड़की से बाहर झुका। उसने हवा में 2 गोलियां चलाईं, शायद डराने के लिए। पीछे वाली गाड़ी थोड़ी धीमी हुई, लेकिन रुकी नहीं। पुल अब खत्म होने वाला था। जैसे ही हम दूसरी तरफ पहुंचे, राशिद ने गाड़ी को एक घने जंगल की ओर मोड़ दिया। यहाँ वो हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, उसने कहा। लेकिन तभी एक और धमाका हुआ। हमारी गाड़ी का पिछला टायर फट गया था। गाड़ी अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकराई और सब कुछ धुंधला हो गया। जब मुझे होश आया, मैं जमीन पर पड़ी थी। मेरे सिर में तेज दर्द था और मेरे पैर अब भी हिल नहीं रहे थे। मैंने आसपास देखा, राशिद बेहोश था और जैद का कहीं पता नहीं था। मैंने डरते हुए उसका नाम पुकारा, जैद, मैं यहाँ हूँ। उसकी कमजोर आवाज पास से आई। मैंने मुड़कर देखा, वह कुछ दूरी पर एक पेड़ के सहारे बैठा था। उसके कंधे से खून बह रहा था। जैद, मैं चिल्लाई और बैसाखी के सहारे उसके पास पहुंचने की कोशिश की। लेकिन तभी मैंने काले लिबास वाले उस शख्स को देखा जो अब हमारे सामने खड़ा था। उसके हाथ में एक चमकता हुआ खंजर था। खजाने का नक्शा कहाँ है? उसने ठंडी, खतरनाक आवाज में पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कांपते हुए कहा। झूठ मत बोल, वह चिल्लाया और मेरी ओर बढ़ा। तभी जैद ने अपनी बची खुची ताकत से उस पर झपट्टा मारा। दोनों जमीन पर गिर पड़े और एक छोटी सी जंग शुरू हो गई। मैं बेबस थी, सिर्फ देख सकती थी। जैद ने उस आदमी को नीचे दबाया और उसका खंजर छीन लिया। सायरा, भाग, उसने चिल्लाया। मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैंने कहा, लेकिन मेरे पैरों ने मेरा साथ नहीं दिया। तभी दूर से सायरन की आवाज आई। पुलिस की गाड़ियां तेजी से हमारी ओर आ रही थीं। उस काले लिबास वाले शख्स ने एक नजर हमारी ओर देखा और जंगल में भाग गया। पुलिस ने हमें घेर लिया। एक अफसर ने जैद की ओर देखा और कहा, जैद, आप ठीक हैं? मैं हैरान थी। आप उसे जानते हैं? मैंने पूछा। अफसर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बीबी, जैद कई सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो एक गुप्त मिशन पर हैं जो आपके ससुर के गैरकानूनी कारोबार को उजागर करने की कोशिश कर रहे थे। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जैद ने मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में माफी थी। सायरा, मुझे तुझे पहले बताना चाहिए था, लेकिन मैं तुझे खतरे में नहीं डालना चाहता था। मैं चुप थी। मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। जिस इंसान को मैंने पहले एक बच्चे जैसी हालत वाला समझा, फिर एक डॉक्टर और अब एक गुप्त मिशन पर काम करने वाला एजेंट। मेरी जिंदगी एक ऐसी किताब बन चुकी थी जिसमें हर पन्ना एक नया रहस्य खोल रहा था। पुलिस ने हमें एक सुरक्षित जगह पर ले जाया, जहां मेरी चोटों का इलाज हुआ और जैद के कंधे की मरहम पट्टी की गई। राशिद को भी मामूली चोटें आई थीं, लेकिन वह ठीक था। उस रात जब हम एक छोटे से सरकारी गेस्ट हाउस में थे, जैद मेरे पास आया। उसने धीरे से मेरे सामने बैठकर कहा, सायरा, अब वक्त है कि मैं तुझे और कुछ बताऊं। मैंने उसकी आंखों में देखा, जहां अब पहले जैसा रहस्य नहीं, बल्कि एक गहरी थकान और ईमानदारी झलक रही थी। बता जैद, मैंने कहा, मैं अब और रहस्य नहीं सह सकती। उसने गहरी सांस ली और शुरू किया। मेरे वालिद हाजी इकबाल मलिक कराची के पुराने किलों के नीचे छिपे खजाने की तलाश में थे। ये खजाना सिर्फ रत्न और सोना नहीं है सायरा, इसमें कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो सिंध के इतिहास के कुछ काले राज खोल सकते हैं। मेरे वालिद ने इन किलों को खरीद लिया था, लेकिन ये खजाना हासिल करने की होड़ में कई ताकतवर लोग शामिल हैं और अब वो लोग तुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुझे इस खजाने का राज पता है। मुझे कुछ नहीं पता, मैंने झल्लाते हुए कहा। मैं तो बस तुम्हारे खानदान में फंस गई थी। मैं जानता हूं, जैद ने कहा, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं सोचते और यही वजह है कि तू खतरे में है। मैंने पुलिस के साथ मिलकर उनके गिरोह को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बहुत चालाक हैं। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं था। तो अब क्या जैद, मैं कब तक भागती रहूंगी? उसने मेरे हाथ को धीरे से थामा। सायरा, मैं तुझे एक नई शुरुआत देना चाहता हूं। मेरे साथ, या अगर तू चाहे तो अकेले। मैं तुझे कभी मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन अभी हमें एक और जगह जाना होगा। वो लोग अभी भी हमारे पीछे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसने मेरी जान बचाई थी
उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे उन खतरों से निकाला था, लेकिन मेरे दिल में अभी भी शक का एक कोना था। मुझे वक्त चाहिए जैद, मैंने कहा। मुझे खुद को समझने का, अपनी जिंदगी को संभालने का वक्त चाहिए। उसने सिर हिलाया। जितना वक्त तुझे चाहिए ले, मैं यहां हूं। अगली सुबह राशिद ने हमें बताया कि उसने एक नई जगह का इंतजाम कर लिया है, कराची से दूर एक छोटे से पहाड़ी कस्बे में, जहां पुराने मंदिरों और किलों के खंडहर थे। वहां कोई नहीं आएगा, राशिद ने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। हम फिर से रात के अंधेरे में निकल पड़े। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखते हुए मैं उन पुराने किलों के बारे में सोच रही थी, जिनके नीचे वो रहस्यमयी खजाना छिपा था। क्या वो दस्तावेज इतने खतरनाक थे कि लोग मेरी जान के पीछे पड़ गए? और जैद, क्या वह सचमुच मेरे लिए इतना जोखिम उठा रहा था, या उसका अपना कोई मकसद था? तभी गाड़ी अचानक रुक गई। राशिद ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और कहा, जैद, सामने देखो। मैंने सामने देखा। सड़क के बीच में एक बड़ा सा पत्थर था और उसके पास दो काले लिबास वाले लोग खड़े थे, जिनके चेहरे ढके हुए थे। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। जैद, ये लोग, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। शांत रह सायरा, उसने कहा और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकाला। राशिद, गाड़ी पीछे ले। लेकिन इससे पहले कि राशिद कुछ कर पाता, उन लोगों ने हमारी गाड़ी की ओर कुछ फेंका। एक जोरदार धमाका हुआ और हमारी गाड़ी का शीशा चटक गया। मैं चीख पड़ी। धमाके की आवाज से मेरे कान सुन्न हो गए। गाड़ी का शीशा चटक चुका था और धूल का गुब्बार चारों ओर फैल गया। मैंने जैद की ओर देखा। उसकी आंखों में डर कम और दृढ़ता ज्यादा थी। सायरा, नीचे झुक, उसने चिल्लाकर कहा और खुद भी स्टीयरिंग की ओर झुका। राशिद ने गाड़ी को तेजी से पीछे लिया, लेकिन वो काले लिबास वाले लोग अब और करीब आ रहे थे। जियत, अब क्या? मैंने घबराते हुए पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी। हम इनसे नहीं भाग सकते, जैद ने गंभीरता से कहा। राशिद, गाड़ी रोक, हमें इनका सामना करना होगा। राशिद ने हैरानी से जैद की ओर देखा। पागल हो गए हो? ये लोग हमें मार डालेंगे। नहीं, जैद ने दृढ़ता से कहा। मैं इन्हें जानता हूं, ये सिर्फ डराना चाहते हैं। सायरा, तू गाड़ी में रहना, चाहे कुछ भी हो। जैद ने रिवॉल्वर को कसकर पकड़ा और गाड़ी से बाहर निकला। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैरों की हालत ने मुझे बेबस कर रखा था। राशिद ने भी गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर कूद पड़ा। मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा जैद, उसने कहा। मैं गाड़ी के अंदर बैठी थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था कि मेरा सीना फट जाएगा। बाहर जैद और उन काले लिबास वालों के बीच बातचीत शुरू हुई। उनकी आवाजें धीमी थीं, लेकिन मैं कुछ शब्द सुन पा रही थी। नक्शा, खजाना, हाजी इकबाल। अचानक एक जोरदार गोली की आवाज गूंजी। मैं चीख पड़ी और खिड़की से बाहर झांका। एक काले लिबास वाला जमीन पर गिरा पड़ा था और जैद का रिवॉल्वर अब भी हवा में तना हुआ था। दूसरा शख्स पीछे हट रहा था, लेकिन उसने अपनी जेब से कुछ निकाला, शायद कोई हथियार। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, पुलिस की सायरन की आवाज फिर से गूंजी। लाल नीली बत्तियां जंगल की अंधेरी रात को चीरती हुई नजर आईं। दूसरा शख्स भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे घेर लिया। जद मेरी ओर लौटा, उसका चेहरा पसीने और थकान से भरा हुआ था। सायरा, अब सब ठीक है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी कमजोरी थी। मैंने देखा कि उसके कंधे से फिर से खून बह रहा था। जैद, तुम ठीक नहीं हो, मैंने चिल्लाते हुए कहा। राशिद ने उसे सहारा दिया और पुलिस के कुछ जवान हमारी ओर दौड़े। जैद, हमने इलाके को घेर लिया है, एक अफसर ने कहा। वो दूसरा आदमी पकड़ा गया, आपकी पत्नी अब सुरक्षित है। मैंने हैरानी से अफसर की ओर देखा। आपको कैसे पता कि मैं उसकी पत्नी हूं? अफसर ने मुस्कुराते हुए कहा। जैद ने हमें सब कुछ बताया। वो कई सालों से हाजी इकबाल के गिरोह को पकड़ने के लिए हमारे साथ काम कर रहे हैं, और आप, सायरा बीबी, उनकी सबसे बड़ी ताकत रहीं। मैंने जैद की ओर देखा, जो अब एक पेड़ के सहारे बैठ गया था। उसकी आंखों में एक माफी थी, लेकिन साथ ही एक राहत भी। सायरा, उसने धीरे से कहा, मैंने तुझसे बहुत कुछ छिपाया, लेकिन अब सब खत्म हो गया। पुलिस ने हमें एक सुरक्षित सरकारी ठिकाने पर ले जाया, जहां जैद की चोटों का इलाज हुआ।
मेरे पैर अब धीरे धीरे ठीक होने लगे थे और मैं बैसाखी के बिना कुछ कदम चल पा रही थी। राशिद भी हमारे साथ था और उसने मुझे बताया कि जैद ने कई बार अपनी जान जोखिम में डाली थी ताकि मैं सुरक्षित रहूं। उस रात जब हम एक छोटे से कमरे में थे, जैद ने आखिरकार मुझे पूरी सच्चाई बताई। सायरा, मेरे वालिद का खजाना कोई साधारण खजाना नहीं था। ये सिंध के आखिरी राजवंशों से जुड़ा हुआ था। उन दस्तावेजों में कुछ ऐसे नाम और सौदे लिखे थे जो आज की सियासत को हिला सकते थे। मेरे वालिद ने इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहा, लेकिन मैंने पुलिस के साथ मिलकर उनके पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। खजाना अब सरकार के पास है और वो दस्तावेज सुरक्षित जगह पर हैं। मैंने चुपचाप उसकी बात सुनी। मेरे मन में गुस्सा अब भी था, लेकिन कहीं न कहीं मैं उसकी ईमानदारी को महसूस कर रही थी। तो मैंने पूछा, मेरे लिए अब क्या बचा है जैद? मेरी जिंदगी तो एक जाल थी। उसने मेरे हाथ को धीरे से थामा। सायरा, मैं जानता हूं कि तुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन मैं तुझे एक नई शुरुआत देना चाहता हूं। मेरे साथ, या अगर तू चाहे तो अकेले। मैं तुझे कभी मजबूर नहीं करूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसने मेरी जान बचाई थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे उन खतरों से निकाला था, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक खालीपन था। मुझे वक्त चाहिए जैद, मैंने कहा। मुझे अपनी जिंदगी को समझने का वक्त चाहिए। उसने सिर हिलाया। जितना वक्त तुझे चाहिए ले, मैं हमेशा यहां रहूंगा। कुछ महीने बाद मेरी चोटें अब पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। पुलिस ने हाजी इकबाल और उनके गिरोह के कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। खजाने का बड़ा हिस्सा कराची के एक म्यूजियम में रखा गया था और उन दस्तावेजों को सरकार ने गुप्त रखा था। जैद ने अपना गुप्त मिशन छोड़ दिया था और अब एक छोटे से क्लिनिक में मरीजों का इलाज कर रहा था। उसने मुझे कई बार फोन किया, लेकिन मैंने हमेशा दूरी बनाए रखी। मैंने कराची के एक शांत इलाके में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। वहां से पुराने किलों के खंडहर दिखाई देते थे, जो अब सैलानियों के लिए एक आकर्षण थे। मैंने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की नौकरी शुरू की। हर सुबह जब मैं बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखती, मुझे लगता कि मेरी जिंदगी में अब कुछ सुकून आ रहा था, लेकिन रातें अभी भी मुश्किल थीं। मैं अक्सर उन सायों के बारे में सोचती जो मेरे पीछे पड़े थे। क्या वो लोग फिर कभी लौटेंगे? क्या खजाने का कोई और राज बाकी था? एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी, मेरे घर के बाहर एक लिफाफा पड़ा था। मैंने उसे उठाया और खोला। अंदर एक पुराना फटा हुआ कागज था जिस पर एक नक्शे जैसा कुछ बना था। साथ में एक छोटा सा नोट था। सायरा, ये आखिरी टुकड़ा है, इसे संभाल कर रख। जैद, मेरे हाथ कांपने लगे। क्या ये खजाने का आखिरी राज था? मैंने नक्शे को देखा। वो कराची के एक पुराने किले की ओर इशारा करता था, जो अब खंडहर बन चुका था। मैंने जैद को फोन किया। मेरी आवाज में हिचकिचाहट थी। जैद, ये क्या है? उसने धीरे से कहा। सायरा, ये खजाने का आखिरी हिस्सा है। मैंने इसे तुझ तक पहुंचाया क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू इसका फैसला करे। इसे म्यूजियम को दे दे या नष्ट कर दे। ये अब तेरा हक है। मैं चुप थी। मेरे सामने एक नया रास्ता था। क्या मैं उस नक्शे को दनबाल करूं और खजाने के आखिरी रहस्य को खोलूं, या इसे हमेशा के लिए दफन कर दूं और अपनी नई जिंदगी को जीने दूं? मैंने नक्शे को अपने ड्रावर में बंद किया और खिड़की की ओर देखा। बाहर कराची की सड़कों पर जिंदगी चल रही थी। मेरे पास अब एक मौका था, एक ऐसी जिंदगी जीने का जो मेरी अपनी हो। मैंने उस पुराने फटे हुए नक्शे को अपने ड्रावर में बंद कर दिया और खिड़की की ओर देखा। कराची की सड़कों पर जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हल्की हवा में पुराने किलों की मिट्टी की सौंधी खुशबू तैर रही थी। मेरे मन में सवालों का तूफान था। क्या मैं इस नक्शे को खोजने जाऊं? क्या यह खजाना मेरी जिंदगी को और उलझा देगा, या मुझे उस आजादी की ओर ले जाएगा जिसकी मुझे तलाश थी? जैद का नोट मेरे दिमाग में बार बार गूंज रहा था। ये अब तेरा हक है। लेकिन क्या यह हक मेरे लिए था या फिर यह एक और जाल था? मैंने फैसला किया कि इस बार मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। अगली सुबह मैंने जैद को फोन किया। जैद, मैं तुमसे मिलना चाहती हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक नई दृढ़ता थी। कहाँ? उसने तुरंत पूछा।
उस पुराने किले के खंडहर के पास जहां ये नक्शा इशारा करता है, मैंने जवाब दिया। लेकिन ये आखिरी बार है जैद, मैं इस खजाने के रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करना चाहती हूं। उसने कुछ पल चुप रहकर कहा, ठीक है सायरा, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। उस दोपहर मैं बैसाखी छोड़कर अपने पैरों पर चलने की कोशिश करते हुए उस पुराने किले के खंडहर तक पहुंची। मेरे पैर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन मेरे अंदर की हिम्मत मुझे आगे बढ़ा रही थी। किला अब सिर्फ टूटी फूटी दीवारें और बिखरे हुए पत्थर थे, लेकिन इसकी हर ईंट में सदियों पुरानी कहानियां छिपी थीं। जैद वहां पहले से खड़ा था, उसकी आंखों में एक अजीब सा मिश्रण था, उम्मीद, डर और शायद कुछ और। सायरा, उसने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, तूने ये फैसला क्यों लिया? तू इस नक्शे को नजरअंदाज कर सकती थी। क्योंकि मैं अब भागना नहीं चाहती जैद, मैंने कहा। मेरी जिंदगी तानों, धोखों और सायों से भरी रही है। अगर ये नक्शा मेरे अतीत को खत्म करने का आखिरी रास्ता है, तो मैं इसे खोजूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। जैद ने मेरी बात सुनी और सिर हिलाया। ठीक है सायरा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। वो लोग, मेरे वालिद के दुश्मन, अभी भी बाहर हैं, तो हम सावधान रहेंगे, मैंने कहा। लेकिन ये आखिरी बार है। नक्शे पर एक खास जगह का निशान था, किले के तहखाने में एक गुप्त कमरा। हमने धीरे धीरे खंडहरों के बीच रास्ता बनाया। सूरज ढल रहा था और किले की दीवारों पर लंबे साए पड़ रहे थे। मेरे मन में फिर वही डर उठा, क्या वो काले लिबास वाला शख्स फिर से आएगा? लेकिन मैंने अपने डर को दबाया और जैद के पीछे चलती रही। तहखाने का प्रवेश द्वार एक भारी पत्थर के नीचे छिपा था। जैद और मैंने मिलकर उसे हटाया। अंदर एक अंधेरी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जाती थी। जैद ने अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और रास्ता रोशन किया। हम धीरे धीरे नीचे उतरे। हवा में नमी और पुरानी मिट्टी की गंध थी। मेरे दिल की धड़कनें फिर तेज हो गईं। सीढ़ियों के अंत में एक छोटा सा कमरा था, जिसकी दीवारों पर प्राचीन नक्काशी थी। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। नक्शे में यही जगह इशारा की गई थी। यही है, जैद ने फुसफुसाते हुए कहा। खजाने का आखिरी हिस्सा। मैंने संदूक की ओर बढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आहट सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वही काले लिबास वाला शख्स तहखाने के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसके हाथ में अब भी वही चमकता हुआ खंजर था। रुक जाओ, उसने ठंडी आवाज में कहा। वो संदूक मेरा है। जैद ने तुरंत मुझे अपने पीछे खींच लिया और अपना रिवॉल्वर निकाला। तू कौन है? उसने सख्ती से पूछा। मेरा नाम बेकरार है, उस शख्स ने कहा। उसका चेहरा अभी भी छिपा हुआ था। मैं हाजी इकबाल का पुराना साथी था, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। ये खजाना मेरा हक है। ये किसी का हक नहीं है, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। ये खजाना इतिहास का हिस्सा है। इसे सरकार को सौंपा जाएगा। बेकरार हंसा, उसकी हंसी में कड़वाहट थी। तू एक यतीम लड़की है सायरा, तुझे क्या पता इतिहास की कीमत? ये संदूक मेरी जिंदगी का मकसद है। जैद ने रिवॉल्वर तान रखा था। आगे बढ़ा और मैं गोली चला दूंगा, उसने चेतावनी दी। तभी तहखाने के बाहर से सायरन की आवाज फिर से गूंजी। पुलिस फिर से हमारे पीछे थी। बेकरार ने एक पल के लिए हमारी ओर देखा, फिर संदूक की ओर झपटा। लेकिन जैद तेज था। उसने बेकरार को जमीन पर पटक दिया और उसका खंजर छीन लिया। पुलिस के जवान तहखाने में घुस आए और बेकरार को हथकड़ी पहना दी। एक अफसर ने जैद की ओर देखकर कहा, डॉ जैद, आपने फिर से कमाल कर दिया। जैद ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराया। ये सायरा की हिम्मत थी, उसने कहा। पुलिस ने संदूक को अपने कब्जे में ले लिया। बाद में जब उसे खोला गया तो उसमें कुछ पुराने रत्न, एक सोने की मूर्ति और कुछ चर्म पत्र मिले, जिन पर प्राचीन सिंध की भाषा में कुछ लिखा था। विशेषज्ञों ने बताया कि ये दस्तावेज सिंध के राजवंशों के आखिरी दिनों की कहानी बयान करते थे। एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हुई थी। खजाना सरकार को सौंप दिया गया और उसे कराची के म्यूजियम में प्रदर्शित किया गया। हाजी इकबाल और उनके गिरोह के बाकी सदस्यों को सजा हो चुकी थी। बेकरार, जो आखिरी खतरा था, अब जेल में था। मैंने जैद से आखिरी बार मुलाकात की म्यूजियम के बाहर, जहां खजाना रखा गया था। सायरा,
उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुझे बहुत तकलीफ दी, लेकिन मैं हमेशा तेरा साथ देना चाहता था। मैंने उसकी आंखों में देखा। जैद, तुमने मेरी जान बचाई, लेकिन मेरी जिंदगी अब मेरी अपनी है। मैंने बहुत कुछ खोया है और अब मैं खुद को ढूंढना चाहती हूँ। उसने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक हल्की सी उदासी थी। मैं तेरा इंतजार करूंगा सायरा। जब भी तुझे मेरी जरूरत हो, मैं यहां हूं। मैंने मुस्कुराकर उससे विदा ली। मैंने कराची में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया था और अब मैं एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी। हर सुबह जब मैं उनके चेहरों पर मुस्कान देखती, मुझे लगता कि मैं अपनी जिंदगी को फिर से जी रही हूं। मेरे अतीत के साए अब धीरे धीरे फीके पड़ रहे थे। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रही थी, मैंने उस पुराने किले की ओर देखा। सूरज ढल रहा था और उसकी किरणें खंडहरों पर पड़ रही थीं। मैंने गहरी सांस ली और सोचा, मेरी जिंदगी अब मेरी अपनी थी। न कोई साया, न कोई रहस्य, सिर्फ मैं और मेरे सपनों का एक नया आसमान।